जी चलो, क्या हाल चाल है सबके? अच्छे हैं एकदम। चलिए, आज की जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये टर्म्स अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन टर्म्स की एक्चुअल समझ के बिना, इनकी अंडरस्टैंडिंग के बिना हम लोग अपना प्रॉफिट या लॉस अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सर, कौन कौन सी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे? तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर 1 आउटस्टैंडिंग, नंबर 2 प्रीपेड, नंबर 3 अक्रूड, नंबर 4 अनअर्न्ड। ठीक है, ये 4 टर्म्स आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स के बारे में ऐसा मिथ भी है स्टूडेंट्स के बीच में कि ये बहुत टेक्निकल है और ये टर्म्स इजीली समझ नहीं आती है। तो उसका एक रीज़न भी है कि एक्चुअल के अंदर इनका लॉजिक्स जाने बिना स्टूडेंट्स इनको रटने की कोशिश करते हैं, या फिर इसी तरह से उनको पढ़ाया जाता है, सीधा डेफिनेशन पढ़ा के सीधा एंट्री रटवाई जाती है। दैट्स वाई ये सारी इजी से समझ में नहीं आती है। बट आज की वीडियो लेक्चर के अंदर ये टर्म्स क्यों रिकॉर्ड की जाती है, पीछे की पूरी कहानी हम लोग समझने वाले हैं। एक बार इतना अच्छे से समझेंगे कि फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। और इसको इतना अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरी अकाउंटिंग इन टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आप प्रॉफिट लॉस गलत ही कैलकुलेट करते रहोगे जब तक आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ नहीं आएगी। ये टर्म्स आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज आएगी, फिर उसके बाद में जर्नल के अंदर यूज आनी है, फिर उसके बाद में फाइनल अकाउंट्स में यूज आनी है, फिर और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे इन टर्म्स की यूटिलिटी होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ये बात समझ लीजिए कि ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इनको डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। ओके, एक बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो बिजनेसमैन के माइंड के अंदर पता है क्या होता है? बिजनेसमैन ये सोचता है कि वो बिजनेस 100 साल, 200, 500 साल, इवन 1000 ईयर्स तक कंटिन्यूस चलता ही रहे। बिजनेसमैन ये सोचता है कि मैं चाहे जीऊं चाहे ना जीऊं, लेकिन मेरा बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहे, लगातार चलता रहे। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे बिजनेस को संभालने वाला कोई और होगा, और बिजनेस मेरा निरंतर प्रोग्रेस करता रहे, और मेरा बिजनेस कभी भी बंद ना हो, मेरा बिजनेस हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस में रहे। ऐसी थिंकिंग के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या कोई अपना बिजनेस इस सोच के साथ स्टार्ट करता है कि मैं तो बिजनेस करूंगा, 2 साल बहुत मेहनत करूंगा, बहुत अच्छा बिजनेस स्टेबल करूंगा, उसके बाद मैं बिजनेस बंद कर दूंगा? भाई, ये क्या बात हुई? बिजनेस जब आपको करना है तो आपके माइंड में होता है कि बिजनेस हम करेंगे बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, तो ये जो बिजनेसमैन के माइंड के अंदर चल रहा होता है, यही हमने अकाउंटिंग के अंदर भी एक कंसेप्ट लगा दिया, एक प्रिंसिपल लगा दिया, एक रूल लगा दिया, और उस रूल की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी है। सर, वो प्रिंसिपल कौन सा है? उस प्रिंसिपल का नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वो प्रिंसिपल है, उसका नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। द मोस्ट यूजफुल प्रिंसिपल इन अकाउंट्स इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सर, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एक्चुअल के अंदर है क्या? देखना, ये क्या प्रिंसिपल है। ये कहता है कि ये बिजनेस मान लो आज स्टार्ट हुआ है, आज की तारीख में। ठीक है, ये एक पॉइंट पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में ये बिजनेस कब तक चलेगा? ये चलता ही रहेगा, कंटिन्यूस चलेगा, चलता रहेगा। सर, ये क्या कर रहे हो? ये खत्म नहीं होगा क्या? ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला है, इससे आगे भी चलते रहना है, चलते रहना है। सर, ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? बेटा, ये बिजनेस के उतार चढ़ाव है। बिजनेसमैन को पता है कि बिजनेस मेरा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा प्रोग्रेस ही करता रहेगा, उसका ग्राफ ऊपर की तरफ ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी उतार कभी चढ़ाव। यानी बिजनेस में कभी अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, कभी ग्रो होगा, कभी डाउनफॉल भी आएगा, लेकिन वो ये सोचता है कि भले ही चाहे कुछ भी आए, बुरी से बुरी सिचुएशन आए, लेकिन मेरा बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, मेरा बिजनेस कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और अकाउंटिंग के अंदर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल इसी बात को एक्सप्लेन करता है कि हम जब अकाउंटिंग करेंगे, हम जब अकाउंटिंग के अंदर एसेट्स की रिकॉर्डिंग करेंगे, तो उस टाइम यही सोच के रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस की लाइफ है वो तो इनफिनाइट है।
तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या बोलता है? बिजनेस neither has the intention nor has the necessity to shut down in future. बिजनेस का ना तो कोई इंटेंशन है, ना ही ऐसी कोई नेसेसिटी है कि बिजनेस को नियर फ्यूचर के अंदर बंद किया जाएगा. बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर. देखो ये कंसेप्ट है, ये सोचते हुए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं. अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या फिर बिजनेस बंद ही नहीं होते? बंद तो हो सकते हैं बेटा, लेकिन जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जब अभी रनिंग कंडीशन में बिजनेस, तब हम लोग अकाउंटिंग करते टाइम हमारे माइंड में क्या होता है कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलने वाला है. ऐसा हम कंसेप्ट, ऐसा प्रिंसिपल लेकर के हम लोग काम करते हैं. तो अगर हमने कोई एक एसेट परचेज की, मान लो एक मशीन परचेज की, वो मशीन अगर 10 साल तक यूज आनी है, तो मैं उस मशीन के एक्सपेंस को 10 साल के अंदर 10 टुकड़ों के अंदर बुक्स के अंदर शो करूंगा एज एन एक्सपेंस. उसको मैं एक ही साल का सारा एक्सपेंस नहीं मान लूंगा, मैं उसको 10 टुकड़ों में रिकॉर्ड करूंगा. तो मैंने क्या एज्यूम किया कि मेरे मशीन की लाइफ से बड़ी मेरे बिजनेस की लाइफ है. तो अगर ये 10 साल चलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको 10 साल के अंदर दिखाऊंगा. एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है इसी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस्ड पे. ठीक है, तो गोइंग कंसर्न सिंपल सा इतनी सी बात बोलता है, जो बिजनेस की लाइफ है वो इनफिनाइट है, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है सर, प्रैक्टिकली बिजनेस कभी बंद हो जाए तो ठीक है, जिस दिन बंद होने वाला होगा तो उसकी अकाउंटिंग का तरीका चेंज हो जाता है. अगर बिजनेस नियर फ्यूचर में 3-4 महीने में बंद होने वाला है, तो फिर हम लोग उन एसेट्स को अपनी कॉस्ट की बजाय उसको मार्केट वैल्यू पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक है, चलो वो सब हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे. अभी सर हम तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड ये सब समझने वाले थे, फिर ये क्या समझा रहे हो आप? तो अभी इसको हम लोग लिंक करने वाले हैं, क्योंकि जो एक्रूड आउटस्टैंडिंग बने थे उसका लिंक यहां से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने सबसे पहले समझा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल. इसी कंसेप्ट के कारण हम लोग जो भी फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को इग्नोर करके चलते हैं. क्यों? क्योंकि मुझे उस एसेट को बिजनेस के लाइफ टाइम में सेल तो नहीं करना, मुझे उसको कंटिन्यूअस यूज करना है. इसलिए हम लोग उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू इग्नोर करते हैं और उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं. ये कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. तो भाई गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो तो अब बिजनेस के अंदर अप्लाई हो गया. अब बिजनेस की लाइफ है वो मान लो 100 साल चलने वाली है, तो अब क्या मैं 100 साल तक वेट करूं कि बिजनेस जब बंद होगा उस टाइम मैं देखूंगा कि मैंने क्या प्रॉफिट अर्न किया या क्या लॉस हो गया, मुझे मैंने क्या गलतियां कर दी बिजनेस चलाने में? तो आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, 100 साल बाद अगर देखोगे तो क्या फायदा होगा? तो बिजनेस की लाइफ तो 100 साल है ना. बिजनेस अगर 2 साल बाद बंद होता तो मैं 2 साल बाद प्रॉफिट लॉस चेक कर लेता, रिजल्ट्स चेक करता, लेकिन बिजनेस तो 100 साल चलने वाला है, ऐसा हमने मान के चल रहे हैं. तो फिर अपने को प्रॉफिट सर कैसे पता चलेंगे, रिजल्ट्स कैसे पता चलेंगे? और जब तक आपको रिजल्ट्स पता नहीं चलेंगे आप लोगों को काम करने का मोटिवेशन नहीं होगा. जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, आपको अगर बोल दें कि आप 25 साल तक कंटिन्यूस पढ़ते रहो, 25 साल के बाद रिजल्ट देंगे, तो बताना क्या होगा? सर हम 24 साल 6 महीने होने के बाद में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. फिर बात समझ आ रही है? सेम उसी तरह जब गोइंग कंसर्न ने बोल दिया कि बिजनेस की लाइफ तो बहुत लंबी जाने वाली है, तो फिर एक और यहाँ पे कंसेप्ट आया, एक और प्रिंसिपल यहाँ पे आया, ये बड़ा भाई तो एक छोटा भाई, जिसने कहा कि ये अगर मान लो अगर बिजनेस की पूरी लाइफ है, ठीक है, हो सकता है इससे भी लंबी हो, बट मैं मान के चल रहा हूं कि ये अगर बिजनेस की पूरी लाइफ है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहां पे आकर के हम लोग रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे. हम लोग इस बिजनेस की लाइफ को डिवाइड करेंगे. क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हम एक फिक्स इंटरवल के बाद में देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या प्रोग्रेस हुई, क्या रिजल्ट्स आए. हम लोग एक्चुअल में अकाउंटिंग करते ही क्यों है? हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं. राइट और रॉन्ग? यस सर. तो हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिट लॉस, हमारे बिजनेस का रिजल्ट्स है वो हमें एक फिक्स इंटरवल के बाद पता चलता रहे.
बिजनेस जब तक चलेगा तब तक हम कैलकुलेट करते रहेंगे, बार बार कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये अपना पर्पस होता है। तो यानी कि बिजनेस की जो एंटायर लाइफ है उसको कुछ सर्टेन इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। और ये जो डिवाइड करने का काम करते हैं इसके लिए भी एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्लियर है? तो ये बड़े भाई ने बोला कि बिजनेस की लाइफ तो बहुत लंबी जाने वाली है, तो फिर छोटा भाई आया, उसने कहा ठीक है भाई बहुत लंबी जाने वाली है लाइफ तो, लेकिन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए, रिजल्ट्स चेक करने के लिए हम लोग उस लाइफ को क्या कर लेते हैं, कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। और पता है ये जनरली जो एक टुकड़ा होता है वो 12 मंथ्स का होता है, यानी 1 ईयर, ये फिर 1 ईयर, फिर 1 ईयर, फिर 1 ईयर। अब बिजनेस ठीक है चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, लेकिन मैं हर एक साल के बाद में प्रॉफिट कैलकुलेट करता रहूंगा। और जो ये एक साल का, ये 12 मंथ्स का जो पीरियड है, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और ये पीरियड इंडिया के अंदर 12 मंथ्स का जो पीरियड है वो आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू एंडिंग ऑन 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं हम लोग। कई जगह पे फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर को भी माना जाता है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। तो पहले एक प्रिंसिपल आया गोइंग कंसर्न, जिसने बोल दिया कि बिजनेस की लाइफ तो इनफिनाइट है, बहुत लंबी है, आप मानो कि 100 साल है। तो अकाउंटिंग पीरियड, उसका छोटा भाई एक और प्रिंसिपल आया जिसने क्या बोला, जिसने बोला कि उस एंटायर लाइफ को सर्टेन इंटरवल्स, छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं ताकि उसका प्रॉफिट लॉस हम लोग कैलकुलेट कर सकें। और रिजल्ट्स जब अपने को इंटरवल्स पे बार बार बीच बीच में मिलते रहेंगे तो हम एक्शन ले सकते हैं, कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ बुरा कर रहे हैं। तो ये इंटरवल्स जो होते हैं, ये जो पीरियड होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर का पीरियड जो है वो जनरली 12 मंथ्स का होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अब सर हम इससे प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर क्या इसका यूज आने वाला है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो ये देखना, अब मैं अकाउंटिंग पीरियड बना रहा हूं अपना। ये अकाउंटिंग जो अपना स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट हुआ अप्रैल से, ठीक है, मई, ठीक है। ये अपना एक अकाउंटिंग ईयर है या ये फाइनेंशियल ईयर है। और फाइनेंशियल ईयर में ये आपका हो गया अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ये एक 12 महीने का, ये मैंने क्या बना दिया, एक फाइनेंशियल ईयर बना दिया। बिजनेस की जो बहुत बड़ी लाइफ थी उसमें से एक साल मैंने निकाला और ये एक साल हमारा क्या है, ये है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर जो बिजनेस का हम हर साल प्रॉफिट निकालते हैं, ये पीरियड जो है वो कहां से डिसाइड हो रखा है, वो डिसाइड हो रखा है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के कारण। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्यों आया था, क्योंकि गोइंग कंसर्न ने कह दिया कि लाइफ तो बहुत लंबी होनी है, तो फिर एक प्रिंसिपल ऐसा चाहिए था जो बोल सके कि ठीक है लाइफ तो लंबी होनी है लेकिन इंटरवल्स में डिवाइड करो ताकि उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सके। तो ये काम किया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ने। अब देखना सर हम क्या समझने वाले हैं यहां से, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पीरियड है अप्रैल टू मार्च। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक वर्कर है, वन वर्कर रिसीविंग सैलरी ₹1000 पर मंथ। आपके पास एक वर्कर है जिसको आप 1000 पर मंथ की सैलरी देते हो, ठीक है। अब सर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इस एक साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर कैसे करेंगे वो हम समझ रहे हैं। तो आपने वर्कर को यहां पे 1000 की सैलरी पे कर दी, यहां आपने 1000 पे किया, यहां भी पे किया, ऐसे आप पे करते गए। लेकिन फरवरी और मार्च में आपने वर्कर को सैलरी पे नहीं किया। सर क्यों नहीं पे किया,
आपके कुछ फाइनेंशियली दिक्कतें चल रही थी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब आपके पास पैसे नहीं थे। सर वर्कर को सैलरी देना तो है, बिल्कुल देना है, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है पर आप उसको सैलरी दिए नहीं। आप वर्कर को विश्वास दिलाए कि आप उसकी सैलरी पे कर दोगे, आप सैलरी खा नहीं जाओगे उसकी, लेकिन ये जो सैलरी है यहाँ की, ये आप पे करोगे यहाँ पे, और ये वाली सैलरी भी आप पे करोगे यहाँ पे। यहाँ पे का मतलब है मार्च के बाद में, अप्रैल या मई के अंदर। मान लो आप अप्रैल के अंदर ही पे कर देते हो, तो आपने इसको 31 मार्च तक पे नहीं किया। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि आपने सर कितने महीने की सैलरी पे कर दी, तो आप बोलोगे कि सर 10 मंथ्स की सैलरी, जो सैलरी है वो पेड कितनी हो गई, 10 मंथ्स की, यानी 10,000। और सर अनपेड कितनी है, अनपेड है सर 2,000। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप क्या ये 10,000 रिकॉर्ड करोगे? यस, ये 10,000 आपने एक्चुअल में पेड किया है, कैश भी आउटफ्लो हुआ है। ये अनपेड की 2,000 सैलरी रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? इफ यू आर नॉट रिकॉर्डिंग ₹2,000 सैलरी ऑफ February and March, that means you are overstating your profits. अगर आप ये 2 महीने की सैलरी रिकॉर्ड नहीं करते हो, दैट मीन्स आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करके शो कर रहे हो। सर प्रॉफिट इंक्रीज कैसे हुए? क्योंकि बेटा आपने जब सारा रेवेन्यू, आपकी सारी इनकम जो ली है वो आपने मार्च तक ली है। आपने काम कितना किया है? पूरे 12 महीने काम किया है। अगर आप एक्सपेंस कम शो कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर मैं कहूं कि मुझे सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मुझे इस साल का करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर ये आप 2 महीने की सैलरी भी आपको इसके अंदर ऐड करना चाहिए, आपको इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 2 महीने की सैलरी भी हमारे करंट ईयर के रिलेटेड है, और ये सैलरी जब तक मैं अपने एक्सपेंस में शो नहीं करूंगा तब तक मेरे प्रॉफिट सही कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ आ रही है, क्योंकि ये 2 महीने की सैलरी मेरी इनकर हो चुकी है, जो एक्सपेंस मुझे इनकर हो चुके हैं। पेमेंट हो सकता है मैं अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन करना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि पेमेंट करोगे ही नहीं, तो पेमेंट करोगे। अब अगले साल नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको कितने महीने की सैलरी पे करनी पड़ेगी? तो आप बोलोगे सर 14 महीने की सैलरी पे करनी पड़ेगी। 12 महीने वो तो है ही, 2 महीने जो इस साल के पेंडिंग है वो भी पे करना पड़ेगा। तो अगले साल आप 14,000 की सैलरी शो करोगे। 2,000 का एक्सपेंस आपने बढ़ा के शो किया, वहां का प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये जो 2 महीने की सैलरी अनपेड है, इसको हमें इसी साल करंट ईयर के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप जब सैलरी जितना पेड किया वो तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। पेड तो कैश आउटफ्लो हो गया, सैलरी आपका एक्सपेंस हो गया डेबिट, और कैश का आउटफ्लो हो गया क्रेडिट। अब सर अनपेड वाली को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो जो खर्चा, कोई भी एक्सपेंस, सैलरी हो, चाहे रेंट हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट हो, कोई भी एक्सपेंस जो पे नहीं होता है, टाइमली पे नहीं हो पाता है, अनपेड रह जाता है ईयर एंड तक, उसको हम नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहां पे हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। बात समझ आई? कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू तो हो गया, जो इनकर तो हो गया, लेकिन पेमेंट अभी करना बाकी है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक आपका प्रॉफिट सही कैलकुलेट नहीं हो सकता है। सर अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर बात करें तो यही सेम सिचुएशन है। इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो देखना, सबसे पहले कैश पे क्या इफेक्ट आएगा और कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो कैश तो सर पूरे साल के अंदर कैश का आउटफ्लो कितना हुआ? सर कैश का आउटफ्लो तो 10,000 ही हुआ, तो 10,000 लेस करेंगे। लेकिन मुझे बताना हमारे एक साल का एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कितना है? सर 10,000 पे किया, ये तो एक्सपेंस था ही,
और जो नहीं पे किया वो भी हमारा एक्सपेंस था। यानी कि पूरे एक साल का डाटा आपको लेना होता है जब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो। तो कैपिटल में से एज एन एक्सपेंस मुझे लेस करना पड़ेगा कितना, 12,000 रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और सर ये 12,000 जैसे ही रिकॉर्ड किया ये तो मैच नहीं हो रहा है, कैश में 10,000 माइनस हो रहा है, कैपिटल में 12,000 माइनस हो रहा है। अब आप सोचो कि आपने 2,000 रुपए जो वर्कर को पे नहीं किए, तो क्या वो आपकी लाइबिलिटी है या नहीं है? क्या वर्कर आपसे पैसे मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? तो लाइबिलिटी भी तो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और उस लाइबिलिटी को हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। तो एक और लाइबिलिटी में कॉलम बनाना पड़ेगा अपने को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में मैं शो करूंगा 2,000 रुपए जो सैलरी मुझे पे करना बाकी है, वर्कर्स के लिए मेरी लाइबिलिटी है। क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से एक लाइबिलिटी और ओपन होगी। अब देखो ये इक्वेशन आपकी मैच हो रही है। तो ये था आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट। सर कोई भी एक्सपेंस हो, सैलरी हो, रेंट हो, कमीशन हो, ऐसे ही ट्रीट करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करेंगे, एकदम सिंपल सा है। देखो एक बार इसको वापस ऐसे समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपने एक बिल्डिंग किराए पे ली और बिल्डिंग का किराया था 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। लेकिन वो बिल्डिंग आपने किराए पे ली थी अपने ही किसी रिलेटिव से। तो आपके बिजनेस नया था, आपके पास पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, आपने रिक्वेस्ट किया कि इस साल मैं 6 महीने का ही रेंट पे करूंगा, और 6 महीने का रेंट है वो आप मेरे पे उधार रखिए, पेंडिंग रखिए, मैं नेक्स्ट ईयर पूरा पे कर दूंगा। नेक्स्ट ईयर मैं 18 मंथ्स का पे कर दूंगा, पूरा हिसाब बराबर कर दूंगा। तो मुझे ये बताओ कि आपने 6 महीने का पे किया 60,000, और दुकान आपने यूज की पूरे 12 महीने। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो करंट ईयर का, तो बताना उस करंट ईयर के प्रॉफिट के अंदर आप कितना एक्सपेंस चार्ज करोगे, कितना एक्सपेंस दिखाओगे ताकि आपका सही प्रॉफिट कैलकुलेट हो। तो सर सीधा सा आपका आंसर होएगा कि सर दुकान यूज तो पूरे 12 महीने की है, 6 महीने का रेंट पे किया, बाकी 6 महीने का हमारे ऊपर पेंडिंग पड़ा है, एक लाइबिलिटी बनी हुई है। वो लाइबिलिटी किसके नाम की है? उस लैंडलॉर्ड के नाम की, आपके रिलेटिव की नाम की है, जो आपसे 60,000 रुपए मांग रहा है। तो आपने जो 60,000 पे किए वो 60,000 कैश में से माइनस, और 60,000 आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, और एक्सपेंस आपका पूरे साल का कितना हुआ, 1,20,000। तो जब भी कैपिटल के अंदर हम लोग एडजस्ट करते हैं, जब भी कैपिटल के अंदर हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना करंट ईयर का जितना एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, जितना एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, इनकर हो चुका है, वो हम शो करते हैं वेदर पेड और नॉट। अगर पेड किया तो अच्छी बात है, कोई डिफरेंस आएगा नहीं। अगर 12,000 ड्यू हुआ, 12 पे किया तो आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, लेकिन अगर कम पे किया तो आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। अब सर एक क्वेश्चन और उठता है कि सर अगर ज्यादा पे कर दिया तो? चलो उसको भी अभी समझते हैं हम लोग। ये देखो यहां पे ये मैंने क्या किया, ये यहां का मैंने पे कर दिया, यहां भी पे कर दिया। अब वर्कर जो था उसको मार्च के अंदर पैसों की जरूरत थी, और वो मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे को बहुत जरूरत है अभी पैसों की, तो क्या मुझे अप्रैल की, मई की सैलरी अभी मिल सकती है? मैंने कहा हाँ मिल सकती है। मेरा बहुत भरोसेमंद एम्प्लॉय था, मैंने 2 महीने की सैलरी उसको, जो नेक्स्ट ईयर की है, काम अभी उसने किया नहीं है, बट मैं उसको पे कर दिया एडवांस के अंदर, सैलरी पे कर दिया मैं उसको एडवांस के अंदर। यानी कि यहां पे आपका टोटल पेड हो गया कितना, 14,000, जबकि आपका ड्यू कितना था, ड्यू यानी कि उसको करंट ईयर के अंदर अभी तक मुझे देना कितना था, 12,000, लेकिन आपने उसको पे कर दिया 14,000। ऐसा बिजनेस में बेटा नॉर्मली होता रहता है। बहुत सारे एक्सपेंस हम कई बार एडवांस में पे कर देते हैं, और कई बार खर्चे हम लोग पेंडिंग छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी होगा बिजनेस के अंदर। ड्यू का मतलब आपने काम कितना करवाया, तो 12,000 का, एक्चुअल में पेड कितना कर दिया, 14,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। जस्ट आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट, जो हमने पेड नहीं किया वो तो है आउटस्टैंडिंग, और जो हमने पेड कर दिया वो हमारे लिए है प्रीपेड। और प्रीपेड हमारे लिए एसेट की तरह है। वर्कर से हम मांग रहे हैं 2,000 रुपए, हमने उसको एडवांस दिया है,
हम उससे 2,000 रुपये मांग रहे हैं, वो 2,000 रुपये हमें वापस नहीं देगा, लेकिन हम उससे 2 महीने तक काम करवाएंगे। तो ये खर्चा था नेक्स्ट ईयर का, हमने पे कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन मेरा फिर से कि सर कैपिटल के अंदर हम क्या शो करें? बोलो बच्चों बोलो, कैपिटल के अंदर आज नहीं बोले तो फिर नहीं बोल पाओगे। कैपिटल के अंदर कितना खर्चा शो करूंगा? सर कैपिटल के अंदर कुछ भी कर लो सर, आप हमें कितना भी घुमा दो, लेकिन जितना 12 मंथ्स का खर्चा है, जितना करंट ईयर से रिलेटेड है, कैपिटल के अंदर हमेशा हम उतना ही एक्सपेंस शो करेंगे। और सर कैश की तो बात ही छोड़ो, कैश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना पेड मतलब कैश गया, तो कैश के अंदर हम लोग माइनस करेंगे सर 14,000। लेकिन सर ये दिक्कत हो जाती है, हमारी इक्वेशन मिसमैच हो गई है। आपको पे करना कितना चाहिए था? 12, आपने पे कर कितना दिया? 14। तो 2,000 रुपए बताओ, आप किसी से मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो? किससे मांग रहे हो? सर हम वर्कर से 2,000 रुपए मांग रहे हैं। तो यहाँ पे वर्कर के लिए एक अकाउंट ओपन होगा प्रीपेड एक्सपेंसेज या प्रीपेड सैलरी के नाम से, और उसमें 2,000 अपना ऐड हो जाएगा। ये मेरी एसेट है। जब आप पे नहीं करो तो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, और जब आप एक्स्ट्रा पे कर दो तो वो आपकी एसेट बन जाती है। तो ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। सर इनकी डेफिनेशन पहले हम सारी चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में एक साथ डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, इसके लिए एक एग्जांपल और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि रेंट ₹3,000 पर मंथ है, यानी कि 3,000 रुपए पर मंथ पे मैंने एक दुकान ली, और वो उस दुकान में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, मेरा बिजनेस है, आपको पता है, नवीन बुक स्टोर। मैंने स्टेशनरी की दुकान ओपन कर ली 3,000 पर मंथ के रेंट पे। 1 अप्रैल से मेरा रेंट एप्लीकेबल हो गया। मेरी सेल हो चाहे ना हो, कुछ काम करूं ना करूं, चाहे लॉकडाउन हो जाए, लेकिन जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, वो मुझसे 3,000 रुपए हर महीने के लेने वाला है। आपको कहा है सो द इफेक्ट इन अकाउंट्स, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको इफेक्ट्स बताना है। इफ पेड ₹40,000, अगर मैंने 40,000 रेंट चुकाया और अगर मैंने 30,000 रुपए चुकाया, यानी कि मुझे चुकाना कितना है? 3,000 इंटू 12, 36,000 रुपए। मुझे 1 साल का कितना रेंट चुकाना पड़ेगा? 36,000 रुपए चुकाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है मैंने राउंड फिगर के अंदर 40 दे दिए, और या फिर मेरे को थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने लैंडलॉर्ड को 30,000 दे दिए। बाकी के पैसे माफ नहीं कर दिए उसने, लेकिन वो बाद में देने पड़ेंगे, नेक्स्ट ईयर देने पड़ेंगे। और जो मैंने एक्स्ट्रा दे दिए वो नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर लूंगा कम देख करके। ठीक है, तो अब बताना सीधा सीधा सिंपल सा फंडा, इसका इफेक्ट सबसे पहले हम लोग कैपिटल के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। जो फर्स्ट है, अगर सर 40,000 आपने पेड कर दिया तो मैं कैश के अंदर कितना माइनस कर लूंगा? मेरा पैसा जा रहा है 40,000, और सेकंड के अंदर अगर मैंने 30 पे किया तो कैश में माइनस कर लूंगा 30,000। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कैपिटल के अंदर इफेक्ट देखेंगे कि कैपिटल पे कितना इफेक्ट आएगा। तो कैपिटल पे इफेक्ट 3,000 पर मंथ है। अब मैं चुकाऊं चाहे ना चुकाऊं, मान लो मैं इस साल चुकाता ही नहीं, मैं उसको कहता अगले साल 2 साल का पे कर दूंगा, तो करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है मुझे। तो खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ भाई हो गया सर, बिल्कुल ड्यू हो गया, तो उसको शो तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा 36,000, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 12, चाहे कुछ भी हो जाए। सर पेड यहाँ पे कुछ भी लिख दो, पेड यहाँ पे कुछ भी लिख दो, लेकिन कैपिटल के अंदर तो 36,000 आना है, दैट इज फॉर श्योर। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है कि अगर सही प्रॉफिट निकालना है तो मुझे ये देखना ही नहीं है कि पेड है कि नहीं है, मुझे करंट ईयर का कितना एक्सपेंस बनता है, कितना ड्यू होता है, वो मुझे यहाँ पे लिखना है। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है, आपके अंदर अकाउंटिंग की समझ डेवलप हो चुकी है, अगर आपको ये 36,000 समझ आ रहा है यहाँ पे। सर एक और एग्जांपल बनाओ। सर अगर मैं पे कर दूं 50,000, पेड 50,000, मेरे पास लॉटरी लग गई, मैं गया, मैंने मकान मालिक को बोला कि मेरे से डेली पैसा मत मांगा कर, 3,000 रुपए का मुझे बार बार रिमाइंडर मत दिया कर, ये ले 50,000 रुपए रख, और जब ये 50,000 पूरे हो जाए तब पैसे मांगना। तो मैंने उसको पे कर दिया 50,000। सर क्या आप 1,00,000 भी पे कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे बताओ फिर भी कैपिटल के अंदर क्या आएगा? 36,000। सर आपने सिर्फ 10,000 पे किया, आपके पास पैसे ही नहीं थे, आपके पास पैसों की बड़ी दिक्कत थी, तो आपने पे किया सिर्फ 10,000, लेकिन फिर भी कैपिटल में कितना आएगा?
36,000, यानी कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में आपका जो एक्सपेंस ड्यू है जो इनकर होना है वो हमेशा सेम रहेगा, इररेस्पेक्टिव आप कितना पे करते हो। तो अब सर ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, वो हम समझते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पे करना चाहिए था 36,000, आपने पे किया 40,000, मतलब आपने कम पे किया कि ज्यादा पे किया? ऑफ कोर्स आपने 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए। दैट मीन्स 4,000 रुपए आप लैंडलॉर्ड से मांग रहे हो, आपकी एसेट बन जाएगी प्रीपेड रेंट के नाम से। सर यहाँ पे 36 पे करने थे, ये देखो ये सारे लेस में है क्योंकि बेटा एक्सपेंस है इसलिए ये सब लेस में आएगा। 36 पे करने थे, आपने 30 पे किए, इसका मतलब 6,000 रुपए लैंडलॉर्ड आपसे मांग रहा है, वो आपसे मांग रहा है, और मांग रहा है तो मतलब आपकी लाइबिलिटी बन गई है। आउटस्टैंडिंग के कॉलम में लिख देंगे उसको, प्रीपेड कुछ भी नहीं। फिर सर 36 पे करने थे लेकिन आपने 50,000 दे दिए उसको कि ये ले, बार बार मांगना मत मेरे से, तो 14,000 रुपए 14,000 आपने एक्स्ट्रा दिए, वो आपका चला जाएगा प्रीपेड के अंदर। और सर फिर 36 की जगह आप सिर्फ 10,000 रुपए ही दे पाए, तो इसका मतलब 26,000 रुपए आपको नेक्स्ट ईयर देने पड़ेंगे। लाइबिलिटी जनरेट हो चुकी है, अब देना आपके ऊपर है, आप अभी नहीं दे पाए आप अगले साल दो, लेकिन आपका एक्सपेंस में प्रॉफिट के अंदर कितना लेस होगा, 36 लेस होगा, तब भी सही प्रॉफिट कैलकुलेट हो पाएगा। तो ये देखो यहाँ पे प्रीपेड भी हमने समझा, आउटस्टैंडिंग भी समझा, होप सो आपको क्लियर हो गया। मीनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है। अगर ये लॉजिकली आपको क्लियर हो गया है तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के मीनिंग की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा है, मीनिंग हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको एक बार अच्छे से नोट करो, इसको ध्यान रखना, क्योंकि यही बहुत काम आने वाला है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में भी, जर्नल के अंदर भी, और बहुत भी आगे भी काफी सारे पॉइंट्स में काम आएगा। तो देखो एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह की डेफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं। वैसे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है वो अपने को क्लियर हो गया। देखो एक्सपेंस है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है, या तो हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया या फिर हमने पे नहीं किया। पे नहीं किया दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग, और अगर एक्स्ट्रा पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, दैट मीन्स प्रीपेड। ठीक है, तो पहले तो हम इनको समझ लेते हैं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। ये आउटस्टैंडिंग समझते हैं, प्रीपेड समझते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंसेस which have been incurred during the current accounting period, however the payment is not yet made। कह रहा है कि अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमने इनकर कर चुके हैं, खर्चा कर चुके हैं, वर्कर की सर्विसेज ले चुके हैं, बिल्डिंग यूज कर चुके हैं, बट द पेमेंट इज नॉट येट मेड, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो आप चाहे पेमेंट करो चाहे ना करो, उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। जितना पे कर दिया वो कैश माइनस होगा, जितना पे नहीं किया वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी खर्चा जो पेंडिंग रह गया वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रीपेड इसका जस्ट ऑपोजिट। तो एक्सपेंसेस के लिए ये दो वर्ड यूज होता है फॉर एक्सपेंसेस, आइदर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर फ्यूचर एक्सपेंसेस दैट आर पेड इन एडवांस, जिनको हमने एडवांस में पे कर दिया। द बेनिफिट इज टू बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। पे अभी कर दिया लेकिन बिल्डिंग नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, वर्कर से काम नेक्स्ट ईयर करवाएंगे, या फिर इंश्योरेंस का बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है। इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं, उसका या तो सर्विसेज यूज करेंगे या फिर उससे पैसे वापस मांग सकते हैं। एग्जाम्पल प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब अगर एक्सपेंस आपको क्लियर है तो इनकम के लिए भी दो पॉइंट्स हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक्सपेंस, अपने को एक्सपेंस में हम या तो एक्स्ट्रा पे कर देते हैं या फिर कम पे करते हैं, उसी तरह इनकम के अंदर भी या तो हमें रिसीव नहीं हुई है इनकम या फिर एडवांस में रिसीव हो गई है, सेम दोनों उसी तरह से। तो अगर रिसीव नहीं हुआ है तो बोलेंगे एक्रूड इनकम, अगर इनकम हमें रिसीव नहीं हुई है तो एक्रूड बोलेंगे, और इनकम अगर एक्स्ट्रा रिसीव हो गई तो अनअर्न्ड बोलेंगे। ठीक है, एक्रूड इनकम इज इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। काम किया, कमाई कर ली मैंने,
लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई है, उसको बोलते हैं एक्रूड। कैसे? मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने परफॉर्म कर दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके दे दिया, लेकिन उसने मुझे पेमेंट नहीं किया है, तो मैं तो अर्न कर चुका हूं, मैं उसको अपनी इनकम में रिकॉर्ड करूंगा, पैसे मुझे बाद में मिलने वाले हैं, तो उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एक्रूड इनकम के नाम से। इनकम मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज अर्न। इनकम को हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर लेंगे जिस पीरियड में हमने अर्न की थी। पैसे उस पीरियड में मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड हम इसी पीरियड के अंदर करेंगे। इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए एसेट है। एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मान लो मैंने किसी को लोन दिया, अब वो मुझे इंटरेस्ट पे करे चाहे ना करे, मैंने जब लोन 1 साल तक उसको दे के रखा हुआ है, मतलब मैं पैसे अर्न कर चुका हूं। अब मिलना हो सकता है कि वो मुझे और 4 महीने बाद पे करे, बट मैं उसको इनकम करंट ईयर में रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ सर ठीक बात है। अनअर्न्ड इनकम इसका ऑपोजिट हो गया। अनअर्न्ड इनकम इज ए रिसिट ऑफ मनी बिफोर इट हैज बीन अर्नड। कमाई नहीं है, बिफोर इट हैज बीन अर्नड। मैंने काम तो किया नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और कॉन्ट्रैक्ट लेते ही मैंने बोला बेटा मेरे को फीस एडवांस में चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास कोई बच्चा आता है, वो कहता है कि सर मेरे को अकाउंट्स पढ़ा दोगे, मैंने कहा हाँ पढ़ा दूंगा, लेकिन फीस एडवांस में चाहिए। तो मैंने क्लास तो उसकी स्टार्ट ही नहीं की और उससे पहले ही उससे फीस ले ली। तो अब बताना ये क्या किया, मैं अर्न कर चुका हूं क्या? नहीं की। जब तक मैं उसको कोर्स कंप्लीट नहीं करवा देता तब मुझे अर्न नहीं हुई है, बट मैं रिसिट पहले ही कर चुका हूं, तो अभी मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, अनअर्न्ड है मेरे लिए ये फीस। और ये फीस या तो मुझे उसको सर्विसेज देना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं पढ़ा पाता हूं उसको तो मुझे रिफंड भी करनी पड़ सकती है। तो जब तक मैं काम नहीं कर दूं मेरे लिए अनअर्न्ड है। बिफोर इट हैज बीन अर्नड, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और बिफोर अर्निंग इट इज ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। एग्जाम्पल अनअर्न्ड कमीशन, आपने कमीशन एडवांस में लेके रख लिया, लेकिन आपने जो सेल करना था या जो काम करना था वो अभी तक पेंडिंग है। तो ये क्लियर हुआ। ये चारों पॉइंट्स हैं जो अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग के अंदर काम आने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने इन दोनों की यूटिलिटी देखी, और इनकम, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड की यूटिलिटी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, और होप सो आपको इनके थ्रू ही, जैसे इनको रिकॉर्ड करते हैं एग्जैक्टली इनको भी वैसे ही रिकॉर्ड हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये दोनों अच्छे से समझ आए, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की रिकॉर्डिंग, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो एक्रूड अनअर्न्ड भी आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। इनको नोट जरूर कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।